हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र पांडे फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो क्राइटेरिया हम लोगों के पास, दो क्राइटेरिया बेसिकली है अपने पास। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो पहली क्राइटेरिया डिसाइड की गई थी वो था अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अनइंटरप्टेड साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बोलते हैं, इसको कभी कभी हम लोग पाई क्लाउड भी बोल देते हैं। above and below the plane, तो किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए या यूं कह लें एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी ये क्राइटेरिया कंपलसरी है। ये एक लाइन बस क्या लिखा हुआ है पूरा, अनइंटरप्टेड साइक्लिक। अनइंटरप्टेड मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, सीधे सारी चीजें होनी चाहिए। साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above एंड बिलो द प्लेन। तो इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ टर्म्स की, तो सबसे पहले यहां लिखा गया है साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब अगर हम लोग बात करें एक साइकिल की, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर साइक्लिक है तो जो हमारा कंपाउंड है वो भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो यहां से इस क्राइटेरिया से पहला डेफिनेशन निकल के आता है कि कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। देखो पहले ये रूल्स नहीं बने थे, रूल्स बना के कंपाउंड डेवलप नहीं किया गया था या सिंथेसिस नहीं किया गया था। पहले कंपाउंड बने थे, नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, बहुत सारे केमिस्ट लोगों ने उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को देखा। फाइनली उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ये चीजें दिखती हैं। ठीक, तो थ्योरेटिकली उनको पेपर पेन पे अच्छे से लिखा पड़ा कि कैसे ये आगे फिर हम इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात लिखा हुआ है साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above एंड बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या है, above एंड बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्लेन में हर एक एटम के पास एक p ऑर्बिटल होना चाहिए। ईच एटम है p ऑर्बिटल। वो जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसके हर एक एटम के पास क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए। तीसरी बात, अनइंटरप्टेड साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए। तो अनइंटरप्टेड साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, तो इसका मतलब हर एक p ऑर्बिटल अपने अगल और बगल यानी कि एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ क्या करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं each p orbital must overlap with its adjacent p orbitals। तो अब अगर हम लोग बात करें कि सबके सब एक दूसरे के साथ होने चाहिए, तो ईच एटम है p ऑर्बिटल, और अगर वो अपने ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे ये अगर हमारे पास एक प्लेन हो गया और ये एक हमारे पास ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल तभी होंगे जब ये प्लैनर स्पीसीज होगा। अगर ये नॉन प्लैनर स्पीसीज है तो पता चला ये वाला ऑर्बिटल यहां आ गया, ये ऐसे आ गया, फिर इनके बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड मस्ट बी प्लैनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लैनर।
तो ये जो कंडीशंस हम लोग अपने बेसिक नोटबुक में पढ़ते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसके लिए पहला कंडीशन है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन हो गया, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा कंडीशन कि प्लैनरिटी होनी चाहिए, ये प्लैनरिटी होनी चाहिए। और अनइंटरप्टेड होने का मतलब है कि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। ये सब एक दूसरे के साथ, अगर एक पी ऑर्बिटल अपने अगल बगल के साथ ओवरलैप करेगा यानी कि पूरा सिस्टम डिलोकलाइज होगा, पूरे सिस्टम में डिलोकलाइजेशन होगा, तो इसको कह सकते हैं कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन साइकिल। तो यहां से ये हमारे तीनों टर्म्स आते हैं। पहला, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लैनर, यानी कि वो मॉलिक्यूल प्लैनर होना चाहिए जिससे कि जो उसके पी ऑर्बिटल्स हैं उसके परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि हर एक पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और तीसरा, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन के लिए कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी होना चाहिए, अदरवाइज वो अनइंटरप्टेड नहीं रह पाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहां पे हम लोग बात करें, ये एक सिस्टम हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और ये एक दूसरा सिस्टम हो गया जो आउट ऑफ प्लेन हो कुछ इस तरह से। अब ये दोनों पाई ऑर्बिटल इस तरह से हैं। अब अगर ये एक दूसरे के प्लैनर नहीं, ये मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, और पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल हमारा प्लैनर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल प्लैनर होगा तो उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उस केस में जो साइक्लिक क्लाउड है वो इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हमको तीन कंडीशंस मिले। पहला, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्यों साइक्लिक होना चाहिए, क्योंकि क्लाउड साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन है कि कंपाउंड प्लैनर होना चाहिए। क्यों प्लैनर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लैनर नहीं होगा तो पी ऑर्बिटल से एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, और पैरेलल नहीं होंगे तो फिर सबके बीच में डिलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। और तीसरा, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए ताकि जो साइक्लिक क्लाउड है वो इंटरप्ट ना हो, अनइंटरप्टेड हो। ठीक, तो इसको समराइज कर सकते हैं। पहला, कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक। दूसरा, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लैनर। और तीसरा, कंपाउंड के अंदर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक, तो ये पहली क्राइटेरिया डिसाइड की गई थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे क्राइटेरिया की बात आती है। दूसरे क्राइटेरिया की बात आती है, एक साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट एनरिच अकिल। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को, और एक प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया कि कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर क्राइटेरिया 1 फुलफिल होती है, यानी कि अनइंटरप्टेड क्या होना चाहिए, पाई क्लाउड होना चाहिए, और वो पाई क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता, ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है, उसके साथ साथ उसके पास ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये उनका स्टेटमेंट था, ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आते हैं, ऑड नंबर ऑफ पेयर में आते हैं, तो उन्होंने कहा अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ऑड नंबर ऑफ पेयर मतलब 2 हो गया, तो या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ऑड मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, अब इसी चीज को मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को लिखा गया कि टोटल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जहां पे n जो होगा वो होल नंबर होगा। ठीक, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट था उनका, ये इस फॉर्म में दिया गया, और इसको कहा जाता है अकेल रूल। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। और सिमिलर चीज पहली क्राइटेरिया एंटी एरोमेटिक में भी फॉलो होगी, बस डिफरेंस ये होगा वहां पे इवन पेयर होंगे, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन से होंगे, 4n पाई हो सकते हैं, 8 पाई हो सकते हैं, 12 पाई हो सकते हैं, तो इस तरह का कंडीशन होगा। तो ये पूरा कंडीशन हो गया हम लोगों का, और ये अकेल रूल हो गया। पूछा जाता है कंपाउंड एरोमेटिक है तो अकेल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 2 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 3 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 4 तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने पेयर्स होंगे ये समझ में आ गया। यहाँ पे 1 पेयर,
ये 2 पेयर हो, 3 पेयर हो गया, ये 5 पेयर हो गए, ये 7 पेयर हो गए और ये 9 पेयर हो गए। तो फाइनली हम लोगों ने एक बेस तैयार कर लिया एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी कंपाउंड के अंदर अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, सिंपली पाई क्लाउड होना चाहिए, जिसमें पाई क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन पूरा होना चाहिए। उसको 3 अलग तरीके से बोला जाता है, मतलब उसके लिए 3 अलग अलग कंडीशंस जनरेट होते हैं। पहला, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, जिसके लिए पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक, सबके पास पी ऑर्बिटल भी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो आई वो ये आया कि अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, और उसके पास अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है जहां पे n = 1 2 3 नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा, ये रूल्स तो हमको अच्छे से पता चल गए। अब हमारे पास क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये रूल्स हमको पता है। अब ये जरूरी नहीं कि जैसे ही हमको कोई क्वेश्चन मिला, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मिल रहा है हमको पेपर पे मिल रहा है, 2D प्लेन पे प्रॉपर, तो हम किसी के स्ट्रक्चर को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये प्लानर स्ट्रक्चर है कि नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है। हो सकता है हमारे सारे कंडीशंस फुलफिल होते हों, सब कुछ फुलफिल होता हो, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है या कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो फिर से कहेंगे, ये चीजें ऐसे हैं कि एरोमेटिक है तो उनके अंदर ये पाया जाता है, ऐसे होता है। ये सारी चीजें पाई जा रही हैं तो एरोमेटिक हो ही जाएगा, ये हम पेपर पेन से नहीं बता सकते। वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, या एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। जैसे होता क्या है, अगर हम लोग बात करें साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इस कंपाउंड की बात करें, तो जब पहली बार हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं ऑर्गेनिक की, जीओसी की, एरोमेटिक कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड हमको देखने के लिए मिलता है। बेसिक अगर सब कुछ तो हमको पता नहीं, अभी पहला क्लास पढ़े, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अब इसको पढ़ना हम लोग शुरू किए तो क्या दिखा बच्चों को थोड़ी ना पता है ये प्लानर है कि नॉन प्लानर है। सीट में दिख रहा है ऑक्टागन टाइप का लग रहा है, बच्चों ने अज्यूम कर लिया कि ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लानर है। वो शुरू हो गए। यहाँ पे कंजुगेशन में है ये पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई, मतलब ये सारे ऑर्बिटल्स इस तरह से, मतलब ये आपकी सीट हो गई और ये सीट के पैरेलल इस तरह से ये सारे कंडीशंस हो गए। तो बच्चों को दिख रहा है ये हमारी सीट हो गई ऑक्टागन वाली, इन सारे पे 8 कार्बन है, 8 कार्बन पे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। तो बोलेंगे सर साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लानर दिख रहा है, और साथ में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इवन पेयर्स हैं, 4 8 12, ये इवन पेयर्स हो गए, ये भी दिख रहा है। तो बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। बच्चों की क्या गलती, उनको क्या पता ये कंपाउंड कैसे है, क्या उन्होंने जितना पढ़ा आंसर दे दिया, बाद में पता चला आंसर किसे मैच किया कि नहीं, ये तो गलत है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो हम फिर से कहेंगे, हम सारे कंपाउंड्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हाँ, कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसके अंदर ये फीचर्स मिलेंगे, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो उसके अंदर ये फीचर्स मिलेंगे। बट ये किसी कंपाउंड में फीचर्स मिल गए तो तुरंत देख के हमको नहीं बताना है। बट अगर बात करें जेई नीट के सिलेबस की, तो यहाँ चलता है, हमको लिमिटेड एक सिंपल जोन है कि ये अपना एक जोन है, इसमें जो कंपाउंड्स हैं या जो नहीं होते हैं 2-4 कंपाउंड इस तरह के, वो सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हमको एरोमेटिसिटी पे पीएचडी करना है, तो टेंशन फ्री रहिए। जो भी कंपाउंड, जैसे ये हो गया, अब ये तो आपको पता चल गया ना कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक, नॉन प्लानर मतलब टब शेप टाइप स्ट्रक्चर है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। अब यहां अगर बात करें, ये पाई इस तरह से आ गया। अब अगर पाई इस तरह से आ गया तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स ध्यान से देखने हैं, एक दूसरे की इस तरह से हैं, ये ऑर्बिटल्स ऐसे हो गए। अब यहां पे तो ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं और यहां पे ये पाई बॉन्ड बन रहा है। अब अगर इनको एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में आना है तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, प्लानर। अब एक पी ऑर्बिटल इस तरह से दिख रहा है हमको, दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरह से दिख रहा है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होने वाली नहीं है। यानी कि जो हमने वर्ड यूज किया था अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अनइंटरप्टेड पाई क्लाउड सिंपल लैंग्वेज में, तो वो इंटरप्ट हो गया, यहां पे कोई क्लाउड नहीं बन रहा है, पूरा सर्कल नहीं बन रहा है। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ना होकर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों ऐसा, एक बेसिक हिस्ट्री इसकी जाने अगर, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं।
और कोई भी चीज स्टेबल होना चाहेगी। वो क्यों चाहेगी कि हम अनस्टेबल हों? सामने से कोई ट्रक आ रहा है बहुत स्पीड में, हम सामने से जा रहे हैं, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे हम नहीं हटेंगे। आप नहीं हटेंगे तो हट जाएंगे फिर। तो बेटर क्या होगा आपके लिए, जैसे ट्रक आ रहा है, सामने दीवार लगी हुई है, जगह थोड़ा सा भी है नहीं तो कूद के उस पर चढ़ जाएंगे। तो वो इसने यही किया। प्लेन में था, कंजुगेशन में आ रहा था, एंटी एरोमेटिक हो रहा था, भाग गया प्लेन छोड़ के, तो अनइंटरप्शन मतलब इंटरप्ट हो गया उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई क्लाउड, और उससे वो कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, रिलैक्स हो गया, चलो स्टेबल तो हुए। तो सब कुछ किसका गेम है, स्टेबिलिटी का गेम है। ठीक, तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, बच्चे अवाक सा रह जाते हैं, ये क्या हुआ, अभी तो सर पढ़ाए इतना अच्छा सा कि साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, और क्या कहते हैं पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, प्रॉपर कंजुगेशन होना चाहिए, और उसके बाद ये 4n+2 पाई या 4n पाई होना चाहिए, सब कुछ बता, और ये ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसा आपको परेशान नहीं होना है। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आप जो जानते हैं उसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इतना ही जान लेने से आप किसी भी कंपाउंड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो क्या होगा। ठीक, तो एक लिमिटेड प्रॉब्लम है अपने पास, सिर्फ उनको सॉल्व करना है और उनके बारे में प्रेडिक्ट करना है। किया तो हमने, ट्राई किया, हाँ सीधे नो बाल चला गया। तो ठीक है, अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया। बाकी स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होते हैं पूरे सिस्टम में, उससे इनकी एनर्जी रिलीज होती है, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा, और जिस वजह से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे नॉन एरोमेटिक, और तीसरे नंबर पे एंटी एरोमेटिक। जनरली इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, बहुत मतलब स्पेशल कंडीशंस देने पड़ेंगे आइसोलेट करने के लिए। तो कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक हो रहा है वो पूरा ट्राई करेगा कि एंटी एरोमेटिक से, कोई भी कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक हो रहा है वो ट्राई करेगा कि वो क्या हो जाए, या तो नॉन एरोमेटिक हो जाए या तो वो फिर से एरोमेटिक हो जाए। उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे, वो खुद ट्राई करेगा ताकि अनस्टेबल से क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। ठीक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एक बेसिक सा रिवीजन हो गया इस टॉपिक का। पहली बात फिर से, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा, पहला साइक्लिक होगा, दूसरा कंप्लीट कंजुगेशन होगा, तीसरा प्लेनर होना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया का पार्ट था। और दूसरी क्राइटेरिया क्या कहती है, ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए। मतलब दूसरे लैंग्वेज में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 पाई का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल माने 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 से मल्टीप्लाई करना, 1 से किए तो 2, 3 से किए तो 6, 5 से किए तो 10, 7 से किए तो 14। और पहला क्राइटेरिया तो एंटी एरोमेटिक के लिए भी लगेगा, बस क्या करना है उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, मतलब 2 पाई का इवन क्या होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 4 से करेंगे तो 8, 12, इस तरह से होता चला जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ट्राई करें तो देखते हैं क्वेश्चन। यहां से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, आपको डरना नहीं है कि सर हम सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, फिर भी कंपाउंड उस तरह का नहीं जैसा होना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके कंडीशंस में ही आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो आप पढ़ते ही हैं। तो सबसे पहला अगर देखा जाए ये कंपाउंड, ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp2, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp3। अब प्लेनरिटी के लिए क्या चाहिए होगा, या तो sp या तो sp2, और अगर sp3 आया तो कंपाउंड क्या हुआ, नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो बाहर चला गया पहले ही। दूसरी बात, सबसे पहले साइक्लिक तो है, साइक्लिक का कंडीशन है। दूसरा, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। तीसरा, सारा कार्बन sp या sp2 नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किस कंडीशन की वजह से ये गया, प्लेनर नहीं है, इस वजह से गया। एक स्पीसीज जो हमारा था वो क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर हो गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अच्छा, तो एक बच्चा कहता है सर अगर इसको एरोमेटिक बनाना है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए, पाई इलेक्ट्रॉन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और प्लेनर का प्लेनर हो जाएगा। हाँ सच बात है, और ये प्रोसेस होता भी है, हाईली फिजिबल प्रोसेस है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, सबसे पहले ये साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है पूरा। क्यों प्लेनर है, sp2 sp2 sp2, अभी कर रहे हैं तो सही होगा, ठीक है ना। तीसरा ये हो गया, उसके बाद
कंप्लीट कंजुगेशन, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पाई, मतलब कुछ इस तरह का ये सिस्टम है। ये अपने पास अगर ऐसे पाई ऑर्बिटल्स हो गए, ऐसे कुछ बनाया जाए, ये अपने पास इस तरह से इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे तो इनके बीच में पाई बना हुआ है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाला ऑर्बिटल सोचेगा यार इसी के साथ क्यों ओवरलैप करें, इसके साथ कर लेते हैं। फिर ये कहेगा अगर तुम इसके साथ ओवरलैप करोगे तो हम इसके साथ करेंगे, तो क्या होगा, ये पूरे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा डीलोकलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां भी आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां भी आएगा। करके देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको ये सारी चीजें करनी है तभी विजुअलाइज कर पाएंगे अच्छे से। अब ये पाई अल्टरनेट पॉजिटिव है, ये कहेगा अब जैसे ये कार्बन इसके साथ ओवरलैप कर रहा था, तो अब ये बोलेगा यार बगल में भी तो वैकेंट ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, तो ये इस तरह से कुछ हुआ और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिमिलरली ये यहां आया और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो आपने देखा पॉजिटिव चार्ज यहां भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां भी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज हो गया, हर एक एटम के ऊपर आ गया, इसलिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक, अच्छा ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक किस वजह से हुआ है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर एरोमेटिक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आया होता तो कंपाउंड क्या हो गया होता? नॉन एरोमेटिक हो गया होता। अच्छा, तो ऐसे हर एक कंपाउंड्स जो किसी चार्ज की वजह से एरोमेटिक होंगे उनको कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। चार्ज की वजह से अगर वो एरोमेटिक है तो क्या कहा जाएगा? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, और उसमें इस तरह से डिलोकलाइजेशन प्रॉपर होता है, हर एक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो पहली बात ये कंपाउंड क्या हो गया, फिर से हम कह रहे हैं पेपर की बात अलग है, पेपर में हमको कैसे सॉल्व करना है, कंजुगेशन कंप्लीट नहीं है, कंजुगेशन कंप्लीट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये कंजुगेशन में है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। आंसर करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सीट सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉपरली हर ऑप्शन को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। दूसरा हमारा क्या हो गया? अब देखो भाई दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में ये निगेटिव आ गया, ये पाई आ गया, तो पाई अल्टरनेट निगेटिव अल्टरनेट पाई, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो गया? डीलोकलाइज हो गया। ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारे पास। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब, ठीक है, अभी हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर समझेंगे, ऐसे समझ सकते थे, सिस्टम के ऊपर भी ऑर्बिटल्स थे और सिस्टम के नीचे भी लूप था, पूरा क्लाउड डेवलप हो गया। तो यहां से अगर देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है कि अनइंटरप्टेड पाई क्लाउड है, प्लेन के ऊपर भी प्लेन के नीचे भी, लेकिन दूसरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है एरोमेटिक की, वो किसकी हो रही है? एंटी एरोमेटिक की हो रही है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक, तो पहला क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक, दूसरा क्या हो गया? एरोमेटिक, और तीसरा क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, डरना नहीं है, क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और कोई वायलेशन नहीं होगा। ठीक, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो वायलेट करेंगे रूल्स को या प्लेनरिटी को लूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। अब तो यही पूछा जाएगा ना, कौन एरोमेटिक है कौन नॉट एरोमेटिक है। ठीक, ये हमारे पास लोन पेयर है। अब देखो पाई अल्टरनेट लोन पेयर। अच्छा, वो क्लाउड वाली बात थोड़ी सी फील कर ली जाए, जैसे ये अपने पास बेंजीन है। अब बेंजीन के पास आपको पता है कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो इसके पास कितने sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 के 3 ऑर्बिटल्स होंगे। एक ऑर्बिटल से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, इन ऑर्बिटल से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर इसी तरह से यहां भी होगा। भाई sp2 को आप कैसे बनाते थे पहले? ये अपने पास सेंट्रल एटम हो गया, 1
2 3 ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर हो गया, और ये छोटा छोटा लोब हो गया जो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो वही बनाए हैं। ये कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा हो गया, ये दूसरा वाला, इस तरह से ये इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, ये यहां पे चला आया, ये इसका है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सारा सिग्मा वाला सिस्टम हो गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये सब कुछ एक ही प्लेन में है, sp2 है ना, इस तरह से एक ही प्लेन में ये सारा सेटअप है। अच्छा सर, तो हम लोग तो पढ़े थे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो सर मतलब बाहरी सेल में। अब अगर बात करें सर 3 ही इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, चौथा वाला कहां है? तो sp2 एक s और p के 2 हाइब्रिडाइज हुए हैं, तो जो तीसरा वाला p है वो प्योर ऑर्बिटल है, और प्योर ऑर्बिटल कौन सा है? p वाला है। तो p का जो प्योर ऑर्बिटल है, इसको अलग डायग्राम में हम लोग देखेंगे, p का जो प्योर वाला ऑर्बिटल है, बस पाई क्लाउड के फील के लिए कि सर एक्चुअल में पाई क्लाउड है क्या, तो यहां पे ये p ऑर्बिटल है, बाकी सब कुछ हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख लिए हैं। ये p ऑर्बिटल हो गया। अब ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, ये ऐसे इनके साथ डिलोकलाइज हो रहा। भाई ये अपने पास p ऑर्बिटल है, इसके 2 पड़ोसी हैं, ये इधर है और ये इधर है। अब ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता और इसके साथ भी, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं कि नहीं हम तुम्हारे साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो इंटरप्शन आएगा, इंटरप्शन आएगा तो ये साइकिल नहीं बनेगी, साइकिल नहीं बनेगी तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहां तो हो रहा है, किसी p ऑर्बिटल को ऐतराज नहीं, कहेगा ठीक है अच्छा है हम करेंगे, आपके साथ भी ओवरलैप करेंगे, आपके साथ भी करेंगे। अब इससे पूछा गया तो इसके साथ भी करेंगे, तो सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास ये हो गया, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास हो गया नीचे की तरफ। ये तो हमने वही कहा कि अगर ये आपका प्लेन है तो एक इसके ऊपर पूरा क्लाउड है और एक इसके नीचे पूरा क्लाउड है। इसी क्लाउड की हम बात कर रहे हैं कि कोई इंटरप्शन नहीं आएगा और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होगी। तो आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये सिस्टम उसके अंदर होगा, ठीक। नेक्स्ट अब एक एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि किस तरह से ये क्लाउड डेवलप होता है। अब आपको कंडीशन समझ में आ रहे होंगे, याद करने की कम जरूरत पड़ रही होगी कि कहीं भी अगर इंटरप्शन होगा तो ये क्लाउड डेवलप नहीं होगा, और क्लाउड डेवलप नहीं होगा तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक। इसीलिए एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन हो गया, एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन हो गया। तो अब देखो यहां पे लोन पेयर अल्टरनेट पाई। अब देखो जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, ये जो लोन पेयर है हम लोगों का, ये चला गया रेजोनेंस में, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया अब वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा। तो इस ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर से कह रहे बेटा सीट सॉल्व करते टाइम खूब प्रैक्टिस करिए, हाइब्रिडाइजेशन एकदम दिमाग में छपा रहेगा हमेशा। अब यहां बात करें, सर बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, सारे एटम्स जो हैं अपने p ऑर्बिटल्स प्लेन के ऊपर और नीचे दे रहे हैं, ये बस समस्या कर रहा है ये वाला, ये कुछ कर देता है ऐसा कि जिससे जो है अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो, जो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में उन्हीं को पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 4। ऐसे ही अगर यहां पे हमारे पास कोई एटम है, इसके पास लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4। अब अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया गया है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं है, यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इनका डीलोकलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जब एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? जो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में होंगे, ठीक है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर काउंट कैसे करें। तो अब यहां प्रॉब्लम आ रही है, एक बच्चा सोच रहा है कि सर नॉन एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, आपने बताया अभी। अब ये हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, उसके लिए कुछ करना भी पड़े तो चलेगा, हाँ कुछ भी करना पड़े चलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम
5 फीट की हाइट पे हैं, अब हमको लगता है कि अगर हम 5 फीट जंप कर जाएंगे तो उससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जंप कर जाएं, या नीचे और ऊपर जाना हमको तो कोशिश करेंगे कि हम ऊपर चले जाएं, तो कुछ तो करेंगे कि जिससे हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। अब ये क्या होगा, ये कार्बन परेशान है कि सिर्फ हमारी वजह से कंपाउंड क्या हो जा रहा है, नॉन एरोमेटिक। हम कुछ ऐसा कर दें जिससे कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए, साइक्लिक भी है कंपाउंड, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम है कि कंप्लीट कंजुगेशन में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से पूछेगा कुछ किया जाए, ऑक्सीजन कहेगा क्यों नहीं, एकदम किया जाए। ये कहेगा भाई बॉन्ड तोड़ दिया जाए। हाँ, तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। एनर्जी तो लगेगी ना, कूदने के लिए एनर्जी तो लगेगी। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारी एनर्जी लग रही है, लगा तो रहे हो ना, क्यों लगा रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा करियर होगा, ठीक है, आगे भी बहुत कुछ अच्छा होगा, तो आप कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो ये एनर्जी तो लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पूरा सिस्टम डिलोकलाइज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कैसे कर दिए आप, ठीक ठाक दिख रहा था नॉन एरोमेटिक, क्वेश्चन सही सही जा रहा था, पहला वाला ऑप्शन टिक करके हम आगे बढ़ने वाले थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं। तो कभी भी इस तरह का कंडीशन दिखे कि प्रॉपर वे में बॉन्ड को ब्रेक करने से, प्रॉपर वे में, कुछ भी नहीं कि कुछ भी मिला सब तोड़ देंगे, ऐसे नहीं, प्रॉपर वे में अगर बॉन्ड को तोड़ने से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एनर्जी उससे क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक। अब यहां बच्चों को गुस्सा लगता है, यार कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, रह रहे कि हमको कैसे पता चलेगा तोड़ना था। इसीलिए तो पढ़ रहे हो बेटा, इसीलिए तो पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, समझ रहे हो कि कब कब क्या करना है, ये हमको पता चल जाए। ठीक, क्योंकि पेपर तो बहुत दिन बाद होगा ना। अब यहां पे देखा जाए अगर इस केस में, तो हमारे पास क्या है, पाई, अल्टरनेट लोन पेयर, अल्टरनेट पाई। सर फिर मामला अच्छा बना था, माहौल बन रहा था, ये लोन पेयर यहां आ गया, साइक्लिक था, डिलोकलाइज हो रहा था, फिर यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो तोड़ दो ना यार फिर से, अब तो समझ गए हो, टूट गया। पाई अल्टरनेट लोन पेयर, अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट पाई। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, भाई यही तो है, 2, 2 4, 2 6। ये सब घर से टिफिन लेके आए हैं, लंच लेके आए हैं ना, और ये खाली डब्बा लेके आया है। क्यों, सबका तो भरा हुआ है, शेयर कैसे करेंगे, तो ये खाली खाली एकदम कि भाई साहब हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास खाली डब्बा है पूरा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, पूरा कंजुगेशन में आ गया, तो क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा फिर से। तो आपने 1-2 क्वेश्चन किया, आपकी हैबिट में आ गया कि हाँ ये भी चेक करना होता है एक बार पेपर में कि एरोमेटिक बॉन्ड ब्रेक करने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कर देंगे। ठीक, यहां पे आते हैं, पाई अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, अल्टरनेट पाई, फिर वही सर सब कुछ अच्छा जा रहा था, एक आदमी बदमाशी कर रहा है, उसको सही कर दिया जाए तो काम बन जाएगा, तो कर देते हैं सही। ये तोड़ देंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव। फिर से कंपाउंड क्या हो गया, हाईली स्टेबल, एरोमेटिक हो गया ना। इसी वजह से ये सब कंपाउंड जो हैं हाईली पोलर होते हैं, इनके पास पॉजिटिव, इनके पास निगेटिव, तो कंपाउंड क्या हो गया, पोलर। शकल सूरत से नहीं लग रहे हैं ये। अब यहां आ जाओ बेटा, यहां हमने कहा ना कुछ जगहों पे आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखो फिर से कहेंगे, आपको कोई भी ऐसा आइडियल प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा जो आपकी समझ से परे हो। हमेशा कुछ ऐसी फिजिबिलिटी आपके पास रहेगी कि जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। पेपर सब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव की बात होगी तो उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि हर एक ऑप्शन को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाओ। यहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्या था, एरोमेटिक, दूसरा क्या था, एरोमेटिक, तीसरा क्या था, एरोमेटिक। क्वेश्चन क्या था, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। हाँ, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथे से हमको क्या लेना देना है। सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट होगा तो बहुत बुरा फंसेंगे, लेकिन सिंगल करेक्ट है, नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो तो होगा ही होगा। अगर पैटर्न ठीक है और नहीं होगा तो फिर तो बोनस होगा ना क्वेश्चन। तो आप एकदम सेफ हैं इस मामले में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत परेशान नहीं होना। हमको तो नहीं पता था इसके साथ कुछ हो सकता है, क्यों ये सब क्यों कह रहे हैं। एक भोला भाला सीधा सा बच्चा है बेचारा, वो इतना मतलब बेचारा शरीफ है कि वो जो बताया गया उसी के हिसाब से चलेगा। पाई अल्टरनेट लोन पेयर अल्टरनेट पाई अल्टरनेट लोन पेयर अल्टरनेट पाई, उसकी क्या गलती थी, वही तो पढ़ के आ रहा है कि लोन पेयर ये रेजोनेंस में आ जाएगा।
तो जब ये ऐसा किया तो क्या हो गया, इसके पास आ गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट कंजुगेशन, साइक्लिक, सब कुछ दिख रहा है और उसको ये भी दिख रहा है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दूसरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। किसके लिए? एंटी एरोमेटिक होने के लिए। ठीक है, तो वो इस कंपाउंड को क्या बोल देगा? अगर पेपर में आ जाए, ये क्वेश्चन तो अच्छा था, नॉट एरोमेटिक। हम कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं, आपसे सीरियसली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया जाएगा जिससे आप फंस जाएं। अब इसमें अगर ये कहा होता कि कौन सा, या प्रॉपर कहा होता कि हर एक ऑप्शन को बताइए कौन क्या है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक, फिर से कहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, इसमें होता क्या है, एंटी एरोमेटिक आपको पता ही अच्छे से हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर आता ही नहीं इसके प्लेन में, ये लोन पेयर इनके प्लेन में आता ही नहीं, प्लेन से बाहर चला जाता है, और प्लेन से ही बाहर चला गया तो पी ऑर्बिटल के पैरेलल आएगा नहीं, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। ठीक, तो इस कंपाउंड को ध्यान रखेंगे। कभी सेलेक्टिवली ये आ जाए कि ये कंपाउंड का नेचर बताओ, तो ये कंपाउंड नॉट एरोमेटिक कहना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये अच्छा ऑप्शन है। तो फिर से कह रहे हैं बेटा, आपको डरना नहीं है कि कुछ भी हो जा रहा है कहीं भी, कभी प्लेन से ऊपर चला जा रहा है, कभी लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कभी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ जा रहा है, तो हर चीज का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास है। वो ऐसा कर रहा है भाई, आपको टेंशन नहीं लेना, ऑप्शन ऐसे बनेगा कि उसके बारे में परेशान नहीं होना है। इनके बारे में बात करें तो आपको समझ में आ गया कि हर एक चीज क्या होता है, स्टेबलाइज होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए अगर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है सही डायरेक्शन में, तो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो इसी से मेंटेन हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज। फिर से आ गए हम लोग अपने पुराने दिनों में। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड। दूसरे नंबर पे ऑक्टेट सबका पूरा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे न्यूट्रल स्पीसीज को पकड़ेंगे, और चौथे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज वाला फैक्टर चेक करेंगे। तो चलो एनालाइज करो सबको। 2, 3, 5, ये 5 पाई बॉन्ड हो गए। और आपको लगता है कि आपके सिली मिस्टेक्स बहुत अच्छे होते हैं, चीजें भूल जाते हैं, तो हमेशा आप इन क्वेश्चंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन को सर्कल कर लिया करिए, अगर ऑप्शन है करने का तो। बाकी यहां पे अगर बात करें तो 2, 1, 3, 2, 5 पाई यहां पे भी आ गया। यहां पे बात करें 2, 2, 4 पाई, और यहां पे बात करें तो ये 2 और 2, 4 पाई बॉन्ड। ये अच्छा लगा, मतलब अपने रेस में ए और बी अलग हो गए, सी और डी अलग हो गए। ठीक, अब आते हैं ए और बी के पास। ऑक्टेट चेक करते हैं। शकल सूरत से तो लग रहा है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें देखते हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, बताए थे ना सब कुछ, हर बार रिवाइज किया जाएगा। ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के साथ 3 बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। तो डरना नहीं है इसमें। ठीक है, ऑक्टेट से भी काम हो गया। न्यूट्रल के बारे में देखा जाए तो यार यहां भी चार्ज का सेपरेशन है, यहां भी चार्ज का सेपरेशन है। और आगे बढ़ा जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखा जाए तो यहां पे कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहां भी कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन के पॉजिटिव। हमने कहा था जब ये बेसिक रूल्स हो गए तो फिर अप्लाई करना है कि एक कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगी। तो अब देख लो इनमें, इससे पूछो क्या कहना चाह रहा है भाई, इसके पास आओ। अब यहां बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ये आरएस है, इसमें नहीं कि सर तोड़ के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो दिया है उसी को पढ़ना है। तो यहां चलते हैं, पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई। ठीक है, क्या होगा? ये तो पार्ट एरोमेटिक हो गया, बहुत अच्छा। पाई अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, पाई अल्टरनेट पाई, तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। समझ में आ रहा ना स्टेप? तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी वाला। बी वाले से कम, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात हो रही है, तो कौन सा वाला होगा? ए वाला। अच्छा तरीका ना, ए बी को पहले कंपेयर कर लो, सी डी को कर लो, अलग अलग फैमिली, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे आ जाओ थोड़ा सा, इनकी शकल सूरत देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई। ठीक, दूसरा यहां पे पाई अल्टरनेट नेगेटिव अल्टरनेट पाई अल्टरनेट लोन पेयर। ये देखो इसके पास इस बार ऑप्शन नहीं है कुछ भी,
हमने कहा ना, जिन कंपाउंड्स को स्पेशली आपको बताया जाएगा कि ये कंपाउंड अपने बिहेवियर से, मतलब अपने से अलग बिहेवियर शो करते हैं, उनको तो ध्यान रखना, अदरवाइज एकदम आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे वैसे ही सॉल्व करते चले जाना है। तो निगेटिव अल्टरनेट, पाई अल्टरनेट, लोन पेयर अल्टरनेट, पाई अल्टरनेट निगेटिव। तो ये कंपाउंड में कितने हो गए? 2, ये 2 4, और ये 2 6, और ये 2 8। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे सीधे हिसाब में रखना है ना, बहुत दिमाग नहीं लगाना 4n+2 या कुछ भी। 2 6 10 14 18 क्या हो गए? एरोमेटिक। 4 8 12 16 क्या हो गए? एंटी एरोमेटिक। ऐसे याद हो जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। भयंकर अनस्टेबल, दोनों के दोनों एंटी एरोमेटिक हो गए। तो ये कंपाउंड क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा, या होगा ही नहीं, मतलब ये लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस होगा। नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये बनाए ही ना। अब यहां पे आ जाए तो ठीक है, जो भी है स्टेबल तो होगा ना, एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डिलोकलाइजेशन कंप्लीट नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म नहीं हो रहा है। तो बी, ए, डी एंड सी ये हमारे पास आ गया। कौन सा ऑप्शन था? अच्छा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछा था, तो कौन सा वाला हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। सिर्फ इतना ही पूछा था। अब तरीका बदल सकता है क्वेश्चन का टफ करने के लिए, सारे का वो इन्वॉल्वमेंट पूछ सकता है। अब क्या है? एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है, तो सीधे इसने किस पे फोकस किया? क्वेश्चन ने सीधे एरोमेटिसिटी पे फोकस किया। एक बच्चा आया, देखा, घूमा तो टहला थोड़ा सा, एरोमेटिक स्टेबल बोल दिया। आप वैसे सॉल्व करोगे शुरू से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, ये हमारे पास एक बल्ला है, परेशान किया जा रहा है। इतना सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पाई अल्टरनेट, पाई अल्टरनेट, पाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिखा, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब पता नहीं ये क्या लिख दिया है, SbCl5। मतलब क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। एक बच्चा है भाई, वो नहीं जानता इन सब चीजों के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब PCl5 का सॉलिड स्टेट में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो ये क्या होता है? ये पहले ब्रेक होता है किसमें? PCl4 प्लस Cl माइनस में। अब ये Cl माइनस लुईस बेस का काम करेगा। जिसने पढ़ रखा उसकी बात कर रहे हैं, वो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ते हैं फिर GOC पढ़ लेते हैं। ये लुईस बेस का काम करेगा, और PCl5 के पास d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये लुईस एसिड का काम करेगा। +5 का इसके ऊपर चार्ज है, बुलावा दे रहा है कि आइए और अटैक करिए, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये Cl माइनस फर्दर इसके पास क्या करेगा? अटैक करेगा। और दूसरे मॉलिक्यूल पे जब ये अटैक करेगा Cl माइनस, तो यहां से बन जाएगा PCl6 माइनस, ठीक है। और ये स्टेबल है ठीक ठाक। तो यहां पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं कि जो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन सोच रहे थे वो नहीं होगा, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? ये सब क्या बता रहे हैं? नहीं भैया, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि अगर अपने पास Cl माइनस है तो वो Cl माइनस, PCl5, SbCl5, ये सब क्या हैं? ये सब अच्छे लुईस एसिड हैं, इनके ऊपर अटैक कर सकता। अगर वो Cl माइनस कहीं से मिल जाए तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, अच्छा वाला एक्सटेंट मिलेगा उसका, ठीक है। अब एक बच्चा देखा, वो कहा यार लग तो रहा है कि Cl यहां से हमको मिल जाएगा, एक संभावना बन रही है। बच्चा सोचना शुरू कर दिया, पहला कि Cl माइनस, ठीक। दूसरा उसके साथ SbCl5, उसी परिवार का है भाई, फास्फोरस स्टीबियम है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक स्टीबियम एक ही परिवार के हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, बता फास्फोरस रहे हैं, पढ़ा फास्फोरस रहे हैं, क्वेश्चन स्टीबियम का करा रहे हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो यहां पे क्या होगा? अब एक बच्चे को समझ में आ रहा है कि वहां से अगर हमको Cl माइनस मिल जाए और यहां पे SbCl5 है तो काम बन जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे अटैक कर देगा। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2 SbCl5 दिया है, इसको भी बुला रहा है, ठीक। तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो पहला फैक्टर ये मिला कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। दूसरा क्या मिला? कराएंगे क्यों हम ये रिएक्शन? पढ़ेंगे क्यों? कुछ भी नहीं ना पढ़ेंगे। हर चीज पढ़ने से पहले, हर काम करने से पहले फिजिबिलिटी पूछते हैं, हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगा? अब ये कंपाउंड पूछ रहा है SbCl5 से। यार तुम्हारा तो हो गया, तुम तो एसिड बेस रिएक्शन कर लिए, 2 SbCl6 माइनस, तुम्हारा तो काम बन गया। हमारा क्या, हमको क्या प्रॉफिट होगा? तो कहेगा अरे यार तुम भी परेशान हो जाते हो,
मिलेगा, क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी मिलेगी। पहले क्या था? ये नॉन एरोमेटिक था। अब देखो ध्यान से, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव अल्टरनेट पॉजिटिव अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि कभी भी दो एडजेसेंट पोजीशन पे सेम चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन एरोमेटिसिटी के अंदर इतनी स्टेबिलिटी होती है, इतनी स्टेबिलिटी होती है कि वो दोनों पॉजिटिव चार्ज को भी पास में होल्ड कर देता है। ठीक है, ये एरोमेटिसिटी का कमाल है, अदरवाइज ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पहले, अरे सर दो दो पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे कर रहे हो, दो दो खाली डब्बा एक पास दूसरे के कैसे हो सकते? तो ये सारा कमाल किस चीज का है? एरोमेटिसिटी का है। अगर वो उतनी रेजोनेंस एनर्जी रिलीज नहीं करता तो ये सिस्टम पॉसिबल नहीं होता। फिर से वही डिलोकलाइजेशन पूरे सिस्टम में। अब पूरे सिस्टम में डिलोकलाइजेशन होगा, सबके पास चार्ज आएगा, तो ये कंप्लीट चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कंपाउंड बना। कुछ इस तरह का ऑप्शन कोई दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा है, तो ये हो गया। तो एक बेसिक बॉन्डिंग की आपको जरूरत पड़ी। अब ये क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का ही है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी केमिस्ट्री की जरूरत ऐसे क्वेश्चन में आपको पड़ेगी। कुछ बच्चे जुगाड़ लगा लेते हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं, ये पता नहीं क्या क्या रिएक्शन वक्शन कराए हैं। उनको क्या करा, सर तो पढ़ाए थे यार, जो बॉन्ड दिख जाए फिजिबल हो टूटना, तोड़ दो उसको, कोई बात नहीं है, इसको तोड़ दो। कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन पे नेगेटिव इस पोजीशन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव इस पोजीशन पे पॉजिटिव। हमको क्या फर्क पड़ता है वो SbCl5 के साथ क्या करेगा? फर्क पड़ता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। द एरोमेटिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन विच ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स। ये क्या वाला है? एरोमेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है किसमें ज्यादा होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहला तरीका है रेजोनेंस एनर्जी। अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी का आइडिया है तो आप बता सकते हो कि किसका एरोमेटिक कैरेक्टर अच्छा होगा। जैसे ये बेंजीन है तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये फ्यूरन है, इसकी पढ़े होंगे ना आप लोग, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो तरह के पढ़ाए जाते हैं, बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया जाता है 10th में ही पढ़ा दिया जाता है एक तरह से। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। बेंजीन क्या हो गया? होमोसाइक्लिक। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। तो जब वहां ये एग्जांपल दे रहे तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कैसे एरोमेटिक बोल रहे हैं आप। अब तो समझ में आ गया होगा ना वो क्लासिफिकेशन। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है अप्रॉक्स 16 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 22 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये इनकी रेजोनेंस एनर्जी हो गई। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन सर हमको कहां से डेटा मिलेगा रेजोनेंस एनर्जी का? हम थोड़ी ना याद करके आएंगे, हमको नहीं पता है कि यही क्वेश्चन आएगा। सही बात है ना। एज अ टीचर हम बार बार कहते हैं कि बहुत आसान होता है ये सब चीजें करना। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप क्वेश्चन का आइडिया आपको पहले से, आप इसका डेटा देख सकते हैं, डेटा याद कर सकते हैं। बच्चे को तो कुछ नहीं पता कैसे आएगा, तो वो कैसे करेगा? सर डेटा वोटा तो उसको कुछ भी नहीं याद है। ठीक है, बच्चे के पास भी ऑप्शन है, डरना नहीं है। वैसे हमारे ख्याल से ये जो है क्वेश्चन में सीट में सल्फर होना चाहिए, सॉरी ये थायोफिन होना चाहिए, क्योंकि थायोफिन होगा तभी आनंद आएगा क्वेश्चन का। ये भी है अपने पास। तो बेंजीन तो बाहर करो इसको, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया है ना। क्यों हो गया? इक्विवेलेंट आरईएस है इसके पास प्रॉपर। तो यहां पे क्या होगा, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 29 किलो कैलोरी पर मोल। तो यार सर आंसर तो हमको मिल गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा या सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किसके अंदर होगी? ये थायोफिन के अंदर। उससे कम किसकी होगी? पायरोल के अंदर। उससे कम किसकी होगी? फ्यूरन के अंदर। होगी कैसे? डेटा हमको थोड़ी ना याद है, आपको याद है, आप जाने, हमको नहीं पता। बच्चा सोच रहा है, क्लास में बैठा हुआ बच्चा सोच रहा है कि सर डेटा आपको तो याद है, हम तो डेटा याद नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, बहुत सारे डेटा हैं। तो आप कैसे फिर याद करोगे भाई? आप क्वेश्चन कैसे करोगे? सर लॉजिक होना चाहिए अपने पास। ठीक है भाई, लॉजिक आते हैं, देखते हैं क्या वाला है लॉजिक के अंदर थोड़ा बहुत। अब ये अपने पास नाइट्रोजन है। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन। अब लोन पेयर और पाई में पहले कौन डीलोकलाइज होगा? लोन पेयर। ये यहां डीलोकलाइज हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक हुआ, तो ऐसा कुछ करेंगे, यहां पे शायद निगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग में मत कंफ्यूज हो जाना। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है, लेकिन पहले पॉजिटिव क्रिएट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अब ये तो भैया झूला मिल गया, इसको भी घूमेगा, झूलना शुरू। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये लोन पेयर। अब ये आनंद में एकदम लोन पेयर, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो फायदा है ना एरोमेटिसिटी का। ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव था, ये कभी कभी हो जाता है ना, तो आप लोग उसको देखिएगा। अब ये यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज फिर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये भी और इसको मजे में है और आनंद आ रहा है, सेम RS नहीं है तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक ये आएगा अलग लोन पेयर। अब बच्चा कहेगा सर आप एक एक क्वेश्चन को इतना लंबा ले जाते हो खींच के। हाँ, लंबा इसलिए ले जाते हैं, एक तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पहला हो गया कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। दूसरी चीज ये जो आप सीख रहे हो RS ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कि कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां अटैक करेगा। ठीक, RS ड्रॉ करो, क्या कहते हैं, पायरोल के कितने RS होते हैं? अब बच्चा काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना दिया? 6। आंसर मिलेगा भी ना, ABCD में 6 आंसर होगा। बहुत खुशी से वो उसको क्या किया? टिक किया। बेंजीन में करते थे हम लोग 1 2 3 4 5 6 काउंट करते चले जाते थे, वो 6 टिक किया। फिर उसके बाद पेपर दे के घर आया, कहा शानदार वाला क्वेश्चन तो हमारा सही, आंसर की मैच किया, 5 आया। बुरा लगता है फिर, क्यों हुआ? वो ध्यान नहीं दिया। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। बेंजीन में ऐसा नहीं होता था। बेंजीन में अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ऊपर, उसके साथ डिलोकलाइज होता तो रिंग अलग बनती थी। यहां पे रिंग वही है, तो कितने RS होंगे? 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन तो मिला ना, ये तो सीट में नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन है आपके पास, इसलिए टाइम देते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है? जितने भी RS बन रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक, इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन का ड्रॉ करेंगे, हमने कहा इसी तरह से सिमिलरली तो सिमिलरली काम नहीं बनने वाला है, पेपर पेन उठाना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ये यहां पे डिलोकलाइज होगा, ये यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज। फिर से कहानी शुरू, लोन पेयर को आनंद आना शुरू हो गया। हाँ, तो ये यहां आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज, ये घूमना शुरू कर दिया। हाँ, आप अगर पेपर में आएंगे बात करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया है। यहां पे निगेटिव आएगा, फर्दर यहां पे निगेटिव आएगा, फर्दर यहां पे निगेटिव आएगा, फर्दर यहां पे निगेटिव आएगा। 5 स्ट्रक्चर आपके बन गए, ये पेपर की बात है। लोन पेयर यहां पे है, डिलोकलाइज होगा तो निगेटिव यहां आएगा, निगेटिव यहां आएगा, निगेटिव यहां आएगा, निगेटिव यहां आएगा। तो ये तो हो गया एक तरह से, हर जगह पे चला गया ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि हर जगह चला गया ये, लेकिन प्रैक्टिस करना है तो करेंगे ना आराम से टाइम देके। अब यहां पे आएंगे अगर, तो ये अपने पास ऑक्सीजन है, ये फर्दर ये वाला निगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, और ये पाई बॉन्ड यहां पे, निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव यहां पे और निगेटिव यहां पे। फिर आगे ये घूमेगा, ये यहां बनेगा और ये यहां बनेगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप भी बनाइएगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है देखने का। ये यहां पे पाई आ जाएगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये कुछ इस तरह से आपका काम हो गया। तो इसके RS में क्या हो रहा है? इसके RS में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और कहां गया वो? थायोफिन नाम का एक बंदा था, ये है अपने पास। अब यहां पे जब इसका RS ड्रॉ करेंगे तो किसके ऊपर आएगा? सल्फर के ऊपर। चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या बोले थे सबसे पहले? साइज, सेम ग्रुप, और अगर वो सेम हो जाए तो क्या करेंगे? सेम पीरियड। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सल्फर पे पॉजिटिव ठीक ठाक स्टेबल, फिर नाइट्रोजन पे, और ये तो भाई साहब बहुत गलत बात है, नॉन मेटल को, यानी कि ऑक्सीजन जैसे नॉन मेटल को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है ना। तो क्या होगा फिर? सल्फर सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम नाइट्रोजन, और उससे कम भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा? थायोफिन के अंदर, उससे कम पायरोल के अंदर, और सबसे कम फ्यूरन के अंदर।
अब एक बच्चा है, बॉन्डिंग बड़े अच्छे से पढ़ रखा है, पता नहीं कैसे पढ़ा, लेकिन फिलहाल अब वो कह रहा है सर थायोफीन के अंदर हमको एक चीज और दिख रही है जो आप ध्यान नहीं दिए। कहां से ध्यान देंगे भाई, हमारा तो आंसर आ गया। तो यहां पे वो कह रहा है सर कि आपको पता होगा सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट, हम कहे पता तो है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब वो कहेगा पाई अल्टरनेट डी ऑर्बिटल भी आपको दिख रहा है, हम कहा हाँ दिख तो रहा है। कहा सर कुछ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस जैसा पढ़े हैं क्या, हम कहे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये यहां पे जो है इस तरह से ये डिलोकलाइज हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो काम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं कर पा रहे थे सेकंड पीरियड होने की वजह से, सेकंड पीरियड एलिमेंट अपना ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं कर सकते, कर की क्लास में बोले थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 8। सल्फर थर्ड पीरियड का डी ऑर्बिटल, अब बढ़ाते जाओ। तो ये आगे फिर ये कहानी चलेगी, मतलब इसके पास एडिशनल रेजोनेंस भी मिल रहा है, इस वजह से थायोफीन की स्टेबिलिटी बहुत 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 अच्छी होती है, ठीक। तो ये हेट्रोसाइक्लिक, अब ये जो फ्यूरान है, थायोफीन है, पायरोल है, ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, है ना, अपनी वाली किताब जो प्रॉपर रिकमेंडेड होती है उसमें दिए गए हैं। तो पेपर में उठा के पूछ लेगा भाई यही बता दो, हर एक लाइन को एनालाइज करना होता है ना। तो एरोमेटिसिटी, पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन का क्लियर हो गया होगा, ठीक। डेटा याद करना जरूरी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमने क्या कहा था, स्टेबिलिटी मिलेगी तो कूद जाएंगे या बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ट्रक वाली बात याद है ना, ट्रक सामने से आ रहा है, बगल में एक छोटी सी दीवार है 5 फीट की, जगह उतनी है कि ट्रक ही आएगा, साइड होंगे तब भी जाएंगे, तो क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे उस पे। यहां कुछ इस तरह से दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, देखने में तो सब सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, कहीं कोई चार्ज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, सबकी इलेक्ट्रॉन तो सॉरी हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, दिमाग काम करना बंद कर गया। अब एक चीज समझ में आया कि सर पढ़ाए थे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, कि वहां पे अगर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक मिल रहा आपको किसी बॉन्ड को ब्रेक करने से, और अगर वो बॉन्ड ब्रेकिंग फिजिबल है तो ब्रेक कर दो। आ जाओ भैया, यहां पे एक बच्चे ने पढ़ा था इस कंपाउंड के बारे में, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन। ये प्रैक्टिस करते टाइम पढ़ा था कि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई अल्टरनेट निगेटिव अल्टरनेट, पाई अल्टरनेट पाई। उसने पढ़ा था इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, शकल सूरत उसको याद थी। एनसीईआरटी का फिर से कह रहे हैं, याद होना भी चाहिए आपको थोड़ी ना बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ने हैं। ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको ट्रोपाइलियम आयन कहा करते थे, अभी भी कहते होंगे या कहते हैं, ये ट्रोपाइलियम आयन हो गया अपने पास। इसको भी बच्चे ने याद रख रखा था, पढ़ता है ना वो, तो उसको याद है कि सर पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, आपकी सारी कंडीशन को मान रहा, हमारी नहीं एरोमेटिसिटी की, कि अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास, साथ में ये अकील साहब की बात को भी फॉलो कर रहा है ना, तो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक होता है। ये उसको दिमाग में था कि ये दोनों होते हैं एरोमेटिक। अब उसको दिख गया कि अगर ये बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक कर दें तो ये 2 यूनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे जो कि क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। और अगर एरोमेटिक होंगे तो इनके अंदर पोल्स क्रिएट होंगे, एक कैटायन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। यही तो कह रहे हैं भाई। अब ये पूरा डिलोकलाइज होता है, 7 अलग अलग आरएस बनते हैं, इस पोजीशन पे पॉजिटिव, इस पोजीशन पे पॉजिटिव, इस पोजीशन पे पॉजिटिव, इस पोजीशन पे पॉजिटिव, फिर से ये घूमना शुरू कर देगा फिर, है ना। यहां पे नहीं, पहले तो पॉजिटिव यहां आया घूम के, फिर ये ऐसे पूरा पूरा सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती जाएगी। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो इनका कुछ इस तरह से, ये अपने पास पाई है, अपने पास पाई है, अपने पास पाई है, ये पाई है, ये ऐसे ड्रॉ करोगे तो क्या होगा। अब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना, हम तो बहुत खींचते चले जा रहे हैं टॉपिक। ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पाई बन गया, फिर ऐसे डिलोकलाइज होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर 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 डिलोकलाइज होगा, ये कुछ बचेगा नहीं, हर जगह पॉजिटिव आ जाएगा। और ये एरोमेटिसिटी किस वजह से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह या निगेटिव चार्ज की वजह से जब एरोमेटिक कैरेक्टर कंपाउंड के अंदर आता है तो क्या कहलाता है, क्वासी एरोमेटिक। सही बोल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। हम लोग
बॉन्डिंग में पढ़ते हैं या बेसिक्स में पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट मतलब मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस का सेपरेशन हो, पार्शियल चार्ज सेपरेशन पे डाइपोल मोमेंट पढ़ लेते थे हम लोग। यहां तो यार पूरा पूरा सुंदर सुंदर पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहा है, हाँ, तो यहां तो अच्छा खासा डाइपोल होगा, हाईली पोलर होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का हाईली पोलर स्पीसीज। ठीक, चलो एक तो दिखा, दूसरे के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये आयनिक नेचर का हो गया ना, दोनों अलग अलग हो गया, ज्विटर आयन टाइप का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एंटिटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। आप गलती से भी इसको नॉन पोलर नहीं बोलेंगे। ठीक ठाक आयनिक कैरेक्टर आ गया इसके अंदर, ये पानी के अंदर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो सब प्रॉपर्टी शो करेगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। दूसरे के बारे में देखते हैं भाई साहब, ये मतलब एक तो अच्छा करेगा, जैसे हम इस बॉन्ड को तोड़ दें तो एक तो बनेगा ये और ये एक बनेगा दूसरा, तो एक तो एरोमेटिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। एक एरोमेटिक हो गया और दूसरा एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी मिले ना मिले, इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कंपाउंड अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक से तो कोई ऐतराज नहीं है, खुशी है, लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक सिस्टम मिल रहा है तो गलती से भी हम ये बॉन्ड ब्रेक करने वाले नहीं है। पता चला जितना स्टेबलाइज होना था उसका कई गुना या हम क्या हो गए, डीस्टेबलाइज हो गए। ठीक, तो ये बॉन्ड हम ब्रेक करने वाले नहीं, और बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो पोलैरिटी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगी तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा तो एक कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर बहुत अच्छा होगा। तो कुछ कह रहा ऑप्शन में, सेकंड हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन फर्स्ट, इसी को झूठ कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ सेकंड इज लेस देन फर्स्ट, इसको बड़ा झूठ बोलते हैं, है ना। कह रहा है सेकंड जो है फर्स्ट से ज्यादा कम कोवेलेंट है, पूरा कोवेलेंट है। तीसरा, सेकंड इज मोर सॉल्युबल इन पोलर फर्स्ट इज मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट देन फर्स्ट। हाँ, ये होता है, सही बात, पोलर है ना ये, नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं किस चीज का है। हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है, तो फिलहाल अभी हम लोग वीडियो यहीं पॉज करेंगे, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। बाकी आपको एरोमेटिसिटी एक बार फिर से रिवाइज कर दी जाए। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, जिसमें अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन होता है। ये लाइन ऐसे याद कर लो, बहुत सारी लाइन आपको याद होती है, ये भी लाइन याद कर लो। अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। अच्छा, साइक्लिक होना चाहिए वो, ये बात बार बार भूल जा रहा है। अनइंटरप्टेड साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अनइंटरप्टेड साइक्लिक बोलना है ना हमारे साथ। अब जहां भी हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं तो आपको बोलना है, घर के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं यार, बैठे बैठे बोल रहा है, अकेले अकेले बोल रहा है, हम है ना साथ में, तो बोलो हमारे साथ। अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। क्या बोलना है, अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। ये अगर कहीं दिखा तो दो संभावनाएं बनेंगी, या तो एरोमेटिक हो सकता है या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अब इसके लिए एक महान केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट एनरिक हकेल साहब बताते हैं कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा। मतलब एक दूसरे लहजे में कह सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक, और इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी, ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 16 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 18 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। याद हो गया ना, एक के बाद एक। इवन वाला अगर 2 से मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, और ऑड वाला एरोमेटिक। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 में, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। 4 एंटी एरोमेटिक, 6 एरोमेटिक, 8 एंटी एरोमेटिक, 10 एरोमेटिक, 12 एंटी एरोमेटिक। मतलब ये चलता जाएगा। ये भोले भाले बच्चों के लिए है, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं आगे, तो फिलहाल वहां तक हमको जाना नहीं है। अभी जो भी हमारे क्वेश्चंस थे इससे सॉल्व हो गए हैं। ठीक, अब जैसे एनुलिन्स में आएंगे, एनुलिन्स मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे 8 मेंबर एनुलिन हो गया, 10 मेंबर एनुलिन हो गया, ये नॉन एरोमेटिक होते हैं। होना क्या चाहिए उनको, 8 वाले को एंटी एरोमेटिक, 10 वाले को एरोमेटिक, लेकिन होते क्या है वो नॉन एरोमेटिक। तो बस इतनी लाइन याद कर लो, काम हो जाएगा। हमसे एनुलिन पे पीएचडी थोड़ी ना कराना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।
किस टॉपिक को लेके? हाइपर कंजुगेशन। थैंक यू।